हेलो दोस्तों, इससे पहले हम देखे हुए थे क्लास में संविधान के बारे में भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। आज हम आगे चलेंगे भाग नंबर 3 पर। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज चलते हैं भाग नंबर 3 पर। हम संविधान में भाग नंबर 3 पर चलेंगे मूल अधिकार के बारे में। किसके बारे में? मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चलेंगे? मूल अधिकार के बारे में। ये मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक। बताइए, ये मूल अधिकार किस देश के संविधान से दिया गया? यूएसए, अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। ठीक है, मूल अधिकार को हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। समझ रहे हैं? मूल अधिकार को हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये जन्म के स्वतः, जन्म के बाद स्वतः ही क्या होता है? जन्म के बाद स्वतः ही मिल जाता है। समझ रहे हैं? नैसर्गिक अधिकार हम किस लिए कहते हैं? क्योंकि यह जन्म के स्वतः क्या होता है? जन्म के बाद स्वतः ही क्या होता है? मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। बताइए, मैग्ना कार्टा किस लिए कहते हैं? जानते हैं? जीवन जीने के लिए। किसके लिए? जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा अधिकार है। ये सबसे बड़ा क्या करता है? अधिकार देता है। इसलिए हम इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। तो मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक था? 12 से 35 तक। और नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार। और दूसरा क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। अब चलेंगे हम अनुच्छेद बाय अनुच्छेद चलेंगे, ठीक ना? तो सबसे पहले हम चलते हैं 12 अनुच्छेद नंबर कितना में? 12। कितना में? 12 में लिखा गया है मूल अधिकार की परिभाषा। क्या लिखा गया है? परिभाषा। बताइए, मूल अधिकार कहते किसे हैं? मूल अधिकार कहते किसे हैं? तो वैसा अधिकार, वैसा अधिकार जो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, अधिकार देता है, उसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार। उसे मूल अधिकार कहते हैं। समझ रहे हैं? इसमें सिर्फ परिभाषा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिभाषा। हम मूल अधिकार कहते किसे हैं? तो वैसा अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार। तो बताइए, 12 में क्या था? परिभाषा। 13 में अल्पीकरण का बात किया गया है। किसका बात? अल्पीकरण का बात। अल्पीकरण किसे कहते हैं? अल्पीकरण किसे कहते हैं? देखिए, यदि हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करे, क्या करे? प्रभावित करे, तो हमारे मूल अधिकार पर प्रतिबंध लग सकता है। क्या लग सकता है? प्रतिबंध लग सकता है। ठीक ना? इसका मतलब समझे। अल्पीकरण में यह बात कहा गया है कि हमारा मूल अधिकार यदि किसी दूसरे को प्रभावित करता है तो हमारे मूल अधिकार पर क्या लग सकता है? प्रतिबंध लग सकता है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि रोड पर कोई आदमी चल रहा है, बात करते हुए कोई आदमी चल रहा है, यदि उस आदमी को हम रोकें या टोकें तो बताइए उसके मूल अधिकार को हनन होगा ना? तो हमारे पास इतना मूल अधिकार है कि हम दूसरे के मूल अधिकार को हम क्या कर सकते हैं? दिक्कत नहीं कर सकते हैं। ठीक ना? समझे? इसे क्या कहा जाता है? अल्पीकरण कहा जाता है। समझ रहे? अल्पीकरण कहा जाता है। आगे चलें, आगे चलते हैं।
आज का टॉपिक टॉपिक थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि इसमें मूल अधिकार में बहुत चीज डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए आगे चलते हैं, अनुच्छेद नंबर कितना में, 14 में। कितना में, 14 में। 14 में लिखा गया विधि के समक्ष समानता। क्या लिखा गया, विधि के समक्ष समानता। समझ रहे हैं, विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या होता है कि विधि के आगे अर्थात कानून के आगे सभी क्या है, क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो बताइए 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। ये लिया गया है कहां से, किस संविधान से लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। किस संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। समझ रहे हैं। इसके बाद इसी में कहा गया है कानून के समक्ष समानता। क्या कहा गया, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता ये लिया गया है यूएसए से। कहां से लिया गया है, यूएसए से। समझ रहे, विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन के देश से लिया गया है, जबकि कानून के समक्ष समानता ये कहां से लिया गया है, यूएसए के देश से। कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया। ठीक ना। कानून के आगे भी सभी क्या है, समान है, और विधि के आगे भी सब क्या है, समान है। ठीक ना। ये कितने में वर्णन है, 14 में। कितने वर्णन है, 14। आगे चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 15। कितना, 15। 15 में लिखा गया है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान। जन्म स्थान। समझ रहे हैं, क्या है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, के आधार पर। समझ रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पर। कौन स्थान पर, सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, सरकारी। क्या होता है, सरकारी। सार्वजनिक स्थान पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। हम भेदभाव नहीं कर सकते, किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। समझ रहे हैं। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम किसी भी स्थान पर क्या कर सकते हैं, किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये कितने में वर्णन है, 15 में। कितने अनुच्छेद में है, 15 में। इसके बाद 16 में जब चलेंगे, 16 में है लोक नियोजन की समानता। क्या है, लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता। समझिए, लोक माने क्या होता है, सरकारी। नियोजन माने क्या होता है, नौकरी। नियोजन माने क्या होता है, नौकरी। लोक माने सरकारी, नियोजन माने नौकरी। अर्थात सरकारी नौकरी में सबको क्या मिलेगा, समानता मिलेगा। क्या मिलेगा, समानता मिलेगा। समझ रहे, इसमें कुछ पिछड़े वर्गों का भी विशेष प्रावधान, विशेष आरक्षण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आरक्षण किया जाए। समझ रहे हैं, किया गया। देखिए 16 में क्या है, लोक नियोजन की क्या है, समानता है। 16 में क्या है, लोक नियोजन की समानता। लेकिन इसमें कुछ पिछड़े वर्ग के आरक्षण का बात किया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई एससी है, कोई एसटी है, तो क्या उसका आरक्षण अलग से मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है। ये कितने में चर्चा है, 16 में। कितने में चर्चा है, 16 में। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 17 में जब जाएंगे, क्या है 17 में, 17 में है अस्पृश्यता का अंत। क्या है, अस्पृश्यता का या छुआछूत का, या छुआछूत का। समझ रहे हैं, 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। आप किसी से भी, कोई भी जाति हो, किसी से भी आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में लिख दिया गया है अनुच्छेद 17 में कि छुआछूत का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। समझ रहे हैं। अब चलते हैं कितना में, 18 में। कितना में, 18 में। इसको पहले मिटा दे। कितना में चलता है,
18 में लिखा गया है उपाधियों का, क्या लिखा गया है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का, समझ रहे हैं? उपाधियों का अंत। आप कोई भी उपाधि बिना परमिशन से नहीं ले सकते हैं। किससे परमिशन लेना होगा? तो राष्ट्रपति से। किसे लेना होगा? राष्ट्रपति से। अब देखिए, लेकिन इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि शिक्षा हो गया, क्या हो गया? शिक्षा हो गया। इसके बाद सुरक्षा हो गया, क्या? सुरक्षा। इसके बाद भारत रत्न हो गया, क्या हो गया? भारत रत्न, ठीक ना। इसके बाद पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, समझ रहे हैं? पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। यदि इस पे कोई आपको उपाधि मिलता है तो आप उपाधि ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे शिक्षा पे कोई उपाधि मिलता है तो उपाधि ले सकते हैं, सुरक्षा पर कोई उपाधि मिलता है तो ले सकते हैं, भारत रत्न पर कोई उपाधि मिलता है तो ले सकते हैं, पद्म विभूषण पर कोई उपाधि मिलता है तो आप ले सकते हैं, और भी बहुत कुछ है, समझे ना। लेकिन यदि आप विदेशी कोई उपाधि ले रहे हैं, कौन सा उपाधि? विदेशी उपाधि कोई ले रहे हैं, कौन सा उपाधि? विदेशी उपाधि। ठीक ना। यदि ले रहे हैं तो किससे परमिशन लेना होगा? राष्ट्रपति से। किससे? राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा, समझ रहे हैं? किससे? राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। बिना राष्ट्रपति के परमिशन से, बिना राष्ट्रपति की अनुमति से आप कोई भी विदेशी उपाधियां नहीं ले सकते, समझ रहे हैं? समझ गए ना। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे कहता है कि मिसाइल मैन, क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन, क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन, समझ रहे हैं? मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, समझ रहे हैं? इसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अब बताइए कि मिसाइल मैन एक क्या है? उपाधि है। मिसाइल मैन क्या है? उपाधि है। लेकिन बताइए ये एजुकेशन के मार्फत मिला है ना, तो क्या एजुकेशन के मार्फत हम ले सकते हैं ना? तो मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। तो बताइए मिसाइल मैन का उपाधि किसको मिला है? एपीजे अब्दुल कलाम। यदि आपको पूछेगा मिसाइल मैन, क्या पूछेगा? मिसाइल मैन पूछेगा, ठीक ना। मिसाइल मैन पूछेगा, समझे? इसमें हुआ केसी थॉमस। क्या कौन होगा? केसी थॉमस, समझ रहे हैं? और भी बहुत सारा जो व्यक्ति हैं जो प्रचलित है। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। मिसाइल वुमेन के नाम से किसको जानते हैं? केसी थॉमस को। किसको? केसी थॉमस को, समझ रहे हैं? मिसाइल वुमेन किसको कहते हैं? केसी थॉमस को। तो ये क्या है? ये सब उपाधि है। मिसाइल वुमेन, इसके बाद मिसाइल वुमेन, ये सब क्या है? उपाधियां है। ये किस मार्फत उपाधि दिया है बताइए? एजुकेशन के मार्फत। किसके मार्फत? एजुकेशन के मार्फत। तो एजुकेशन वाला उपाधि आप स्वयं ले सकते हैं, समझ रहे हैं? जैसे डॉक्टरेट की उपाधि हुआ, ये एजुकेशन से मिलता है। किससे मिलता है? एजुकेशन से मिलता है। चलिए आगे, 18 समझ गए। अब देखिए अनुच्छेद 14, कितना? 14, 15, कितना? 15, 16, 17, ये 18, ठीक ना। 14, 15, 16, 17, 18 सभी में हम क्या पढ़े? समानता पढ़े। ये हमें समानता का अधिकार दिलाता है। क्या दिलाता है? समानता का अधिकार, समझ रहे हैं? बताइए 14 से लेके कहां तक? 18 तक किसके बारे में व्याख्या है? समानता के बारे में। किसके बारे में? समानता के बारे में। तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये हमें समानता का अधिकार दिलाता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर कितना पे? 19 पे। अनुच्छेद नंबर 19 पे आप लोग को कहीं दिक्कत हो कृपया बताइए और कमेंट कीजिए। चलते हैं अनुच्छेद नंबर कितना में? 19 में। देखिए अनुच्छेद नंबर 19 को हम संविधान का रीड करते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का रीड करते हैं। क्या कहते हैं? रीड करते हैं। यदि यह रीड टूट गया
तो बताइए संविधान रहेगा? नहीं रहेगा, संविधान रहेगा ही। तो बताइए अनुच्छेद नंबर 19 को क्या कहा जाता है? संविधान का रीढ़। क्या कहा जाता है? संविधान का रीढ़। समझे? इस अनुच्छेद नंबर 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक ना? देख लेते हैं। 7 प्रकार की थी, लेकिन ये संपत्ति का अधिकार क्या किया? हटा दिया गया। तो देख लेते हैं 6 प्रकार का। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार। 19 के 1 में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 19 के 1 में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। इसके बाद है बोलने की स्वतंत्रता। क्या है? बोलने की, ठीक ना? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। इसके बाद झंडा फहराने की स्वतंत्रता। क्या है? झंडा फहराने की स्वतंत्रता। ठीक है। इसके बाद पुतला फूकने की स्वतंत्रता। क्या है? पुतला फूकने की स्वतंत्रता। समझ रहे हैं? इसके बाद आरटीआई है। क्या? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। और प्रेस की स्वतंत्रता। क्या? प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया वाली की स्वतंत्रता। ठीक समझ रहे हैं ना? प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद नंबर 19 के 1 में क्या सब लिखा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला फूकने की स्वतंत्रता, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता। ये कितना में दिया गया? अनुच्छेद 19 के 1 में। अनुच्छेद नंबर 19 के 1 में परीक्षा के लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? इसमें आपको अलग अलग करके पूछ सकता है कि बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया। समझ रहे हैं? आपको ये भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत हमें बोलने का अधिकार दिया गया है। ठीक ना? किस अनुच्छेद के तहत हमें झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है। समझ रहे हैं? तो अनुच्छेद नंबर 19 के कितना है? 1 है। ठीक है, 2 में चलते हैं। किसमें? 2 में चलते हैं। 2 में लिखा गया है कि बिना हथियार। क्या? बिना हथियार सभा करने स्वतंत्र। समझ आए? देखिए अनुच्छेद नंबर 19 के 2 में लिखा गया है कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी सभा कर सकते हैं, कहीं भी सभा कर सकते हैं, किसी भी कोने में सभा कर सकते हैं। समझ? लेकिन उस सभा में आपका कोई हथियार नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? यदि आप हथियार लेके कोई सभा करते हैं तो आपका सभा नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? आपका सभा नहीं माना जाएगा। तो बिना हथियार आप कहीं भी सभा क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। समझ रहे हैं? सभा करने की स्वतंत्रता। इसके बाद 3 में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन समझ रहे हैं? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देखिए आप यदि सभा बना लिया है, लेकिन सभा कैसा होना चाहिए? बिना हथियार का। कैसा होना चाहिए? बिना हथियार का। हथियार के आप सभा नहीं बना सकते। यदि हथियार से सभा बनाइएगा तो आप तो आतंकवादी में गिना जाइएगा। समझ रहे हैं? तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देखिए संगठन हम किसी मुद्दे पर भी हम संगठन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिहार में बहुत ज्यादा दहेज चल रहा है। बिहार में क्या चल रहा है? बहुत ज्यादा दहेज चल रहा है। यदि उस दहेज को हमें क्या करना है? बंद करवाना है, तो हम दहेज उन्मूलन, कौन सा? दहेज उन्मूलन संगठन बना सकते हैं। संगठन बना सकते हैं। समझ रहे हैं? यदि हमें कोई भी संगठन बनाना हो, तो किस अनुच्छेद के तहत बनाएंगे? 19 के 3 के तहत। कहाँ पे? 19 के 3 के तहत। समझ रहे हैं? यदि दहेज पे बनाना हो, चाहे मान लीजिए कि विधवा पुनर्विवाह पे बनाना हो, कोई भी चीज पे बनाना हो, आप संगठन बना सकते हैं। ठीक है, संविधान में लिख दिया गया 19 के 3 में। 19 के 3। 4 में क्या है बताइए? 4 में देखो 4 में है घूमने की स्वतंत्रता है। क्या है? घूमने की
स्वतंत्रता, समझ रहे हैं? घूमने की। देखिए, अब भारत के किसी भी कोने में कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, बिना रोके टोके चारों ओर भ्रमण कर सकते हैं। चारों ओर क्या कर सकते हैं? भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो 4 में क्या है? घूमने की स्वतंत्रता। क्या है? घूमने की स्वतंत्रता। 5 में क्या है? बसने की स्वतंत्रता। अब घूम घूम फिर के आना है तो क्या करना है? बसना है ना। तो चलिए, बसने की स्वतंत्रता। क्या है? बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता। देखिए, पहले हम क्या क्या बनाए? क्या पहले बनाए? मतलब सभा बनाए। पहले क्या बनाए? सभा बनाए। सभा के बाद संगठन बनाए। संगठन के बाद हम घूमने गए। घूमने के बाद हम बसने गए। ठीक है, अब बस गए। अब बस गए तो क्या चाहिए हमें? संपत्ति चाहिए। क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए। तो इसके 6 में, किसमें? 6 में, 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार है। किसका अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार ये अब मूल रूप से मूल अधिकार नहीं रहा। समझ रहे हैं? संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। ये संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 19 के 6 में दिया गया था पहले, लेकिन यहाँ पे कौन सा संपत्ति? देखिए, संपत्ति 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। संपत्ति कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है अर्जित। पहला क्या होता है? अर्जित। ठीक ना। दूसरा क्या होता है? पैतृक। क्या होता है? देखिए, यहाँ पे जो संपत्ति की चर्चा है, तो इसमें अर्जित संपत्ति की चर्चा है। कौन सा? अर्जित संपत्ति की चर्चा है। ठीक ना। तो यहाँ पे कोई भी संपत्ति हो, चाहे अर्जित हो चाहे पैतृक हो, सभी को क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार हटा, कानूनी अधिकार में दे दिया गया। बताइए, कोई भी संपत्ति अपना मूल अधिकार है? नहीं है। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। समझ रहे हैं? यहाँ पे कौन सा संपत्ति का अधिकार चर्चा है? यहाँ पे अर्जित। अर्जित संपत्ति। कौन सा? अर्जित। अर्जित संपत्ति। इस संपत्ति को 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संशोधन द्वारा, समझ रहे हैं? 44वां संशोधन जब 1978 में हुआ था, 1978 में मोरारजी देसाई उस समय में पीएम के पोस्ट पे थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और कहाँ रख दिया गया? 300 के कौन? 300 के कौन? कहाँ रख दिया गया? 300 के। तो बताइए, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में इस मौलिक अधिकार में आता है? नहीं आता। समझ रहा? इसके बाद आगे जो बताए हैं, आगे आगे हम 7 नंबर में चलते हैं। तो इसमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। क्या है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। देखो, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन कैसे व्यवसाय होना चाहिए? वैध की अवैध? वैध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। ये नहीं कि गोली बारूद का कहीं भी हथियार, मतलब उसका हम व्यवसाय करने लगे। ये क्या है? अवैध व्यापार है। क्या है? अवैध। कैसा व्यापार होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। इसमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। किसमें? इसके साथ में क्या है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो बताइए, 19 के पहला में क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला फूकने की स्वतंत्रता, आरटीआई प्रेस की स्वतंत्रता। ये किसमें है? 19 के 1 में है। ठीक ना। इसके बाद 2 में क्या है? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। 3 में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप किसी भी चीज पर संगठन बना सकते हैं। ठीक ना। इसके बाद घूमने की स्वतंत्रता कितना में है? 4 में है। घूमने की स्वतंत्रता 4 में है। इसके बाद बसने की स्वतंत्रता कितना में है? 5 में है। इसके बाद 6 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। 6 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। और 7 में क्या था? व्यवसाय करने का अधिकार। व्यवसाय करने का अधिकार। समझ रहे हैं? अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है? संविधान का रीढ़। क्या कहा जाता है? संविधान का रीढ़। यदि ये रीढ़ टूटा तो बताइए, हम झंडा फहरा सकते हैं? झंडा फहरा सकते हैं? नहीं। जब आपातकाल लागू होता है ना, तो सबसे पहले 19 को खत्म किया जाता है। किसको? 19 को खत्म किया जाता है। समझ रहे हैं? क्यों? जब तक संविधान का रीढ़ नहीं टूटेगा, तब तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा, बोलने की स्वतंत्रता होगा, पुतला फूकने की स्वतंत्रता होगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए जब आपातकाल लागू होता है, तो पहले क्या खत्म होता है? 300 कितना? अच्छा, 19 खत्म हो जाता है। ठीक ना। चलिए आगे, आगे चले। आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर कितना? 20 पे। 20 पे।
अनुच्छेद नंबर कितना 20 में चलता है। देखिए अनुच्छेद नंबर 20 में क्या है जानते हैं? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 3 प्रकार। अनुच्छेद नंबर 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है जो कोर्ट से रिलेटेड है। किससे? कोर्ट से संबंधित है। कोर्ट से संबंधित है। समझ रहे हैं? अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है जो किससे संबंधित है? कोर्ट से संबंधित है। पहला देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है एक गलती की 1 सजा। एक गलती की 1 सजा। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? डबल जी पार्टी। क्या कहेंगे? डबल जी पार्टी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, मेन बीपीएससी में। ये बताइए किस अनुच्छेद के तहत डबल जी पार्टी की चर्चा है? ये मेन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक ना, तो बताइए किसमें है? 20 के 1 में। किसमें है? 20 के 1 में। इसके बाद 2 में है सजा उस समय के कानून के आधार पर। किसमें है? सजा उस समय के कानून के आधार पर। समझ रहे हैं? इसके 2 में क्या है? सजा उस समय के कानून के आधार पर। क्या है? सजा उस समय के कानून के आधार पर। इसमें है एक्स पोस्ट। क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो। क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो। 20 के 2 में क्या है? सजा उस समय के कानून के आधार पर। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे शॉर्टकट में? एक्स पोस्ट फैक्टो। क्या कहेंगे? एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो। इसके बाद 3 में देखिए सजा के बाद भी क्या अधिकार? देखिए सजा के बाद भी क्या अधिकार? संरक्षण। समझ रहे हैं? इसमें है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको ये पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत सेल्फ इंक्रिमिनेशन की चर्चा है। आपको ये कम पूछेगा, आपको एक नीचे पर पूछेगा। समझ रहे हैं? पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत सेल्फ इंक्रिमिनेशन की चर्चा है। 20 के 3 में। किसमें? 20 के 3 में। आपको पूछेगा कि सजा उस समय के कानून के आधार पर। ये नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए एक्स पोस्ट फैक्टो। क्या पूछेगा? एक्स पोस्ट फैक्टो की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णन है? 20 के 2 में। किसमें? 20 के 2 में। समझ रहे हैं? 20 के 2 में। आगे देखिए 20 के 2 में है एक गलती की 1 सजा। अब बताइए कि गलती 1 होगा, सजा कितना मिलेगा? 1 होगा। अब उस गलती पर दोबारा सजा नहीं मिलेगा। उस गलती पर दोबारा सजा नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? एक गलती की 1 सजा। एक गलती की 1 सजा। सजा उस समय के कानून के आधार पर। सजा उस समय के कानून के आधार पर। सजा के बाद भी क्या अधिकार? संरक्षण। सजा के बाद भी क्या अधिकार? संरक्षण। सजा के बाद भी क्या अधिकार? संरक्षण। सजा के बाद भी क्या अधिकार? संरक्षण।